आज बात करते हैं पेट्रो प्लांट के बारे में। पेट्रो प्लांट क्या होते हैं? पेट्रो प्लांट वो होते हैं जो चयापचयी क्रिया से पेट्रोल के समान हाइड्रोकार्बन उत्पादों का निर्माण करते हैं। हाइड्रोकार्बन उत्पाद कौन से होते हैं? जिन्हें बायोक्रूड कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन उत्पादों को। ठीक है, तो पेट्रो प्लांट क्या करते हैं? हाइड्रोकार्बन उत्पादों का निर्माण करते हैं और इनके तने से दुग्ध नलिकाएं हैं। तने में इनके दुग्ध नलिकाएं होती हैं और ये दूध या लेटेक्स का भी स्राव करते हैं। अब ऐसे कौन कौन से पौधे हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे जेट्रोफा हो गया, जेट्रोफा कर्कास। एक कोपाईफेरा हो गया, कोपाईफेरा। एक कॉफीफेरा हो गया, लैंडडार्की हो गया, कैलाट्रोपिस हो गया। ऐसे आप कुछ पेट्रो प्लांट्स के नाम ध्यान रख सकते हैं, जैसे जेट्रोफा, कॉफीफेरा, कोपाईफेरा, कैलाट्रोपिस, लैंडडार्फी, पेडिलेंथस और मैनक्रोकार्पस। सबका नाम ध्यान रहे जरूरी नहीं है, लेकिन मोटा मोटा आइडिया रहे तो कई बार दे देते हैं कि इनमें से कौन से पेट्रो प्लांट्स है। इस टाइप की क्वेश्चंस तो आप कर सकते हैं। जेट्रोफा पेट्रो प्लांट होता है, कैपीफेरा या कोपाईफेरा, लैंडार्फी, पेडिलेंथस और कैलाट्रोपिस। आगे बढ़ते हैं। डर्टी डजन। डर्टी डजन क्या होता है? डर्टी डजन विषाक्त रसायनों का समूह होता है। डर्टी डजन होता है जो दीर्घ स्थायी विषाक्त रसायन होते हैं, उनको बोलते हैं डर्टी डजन। और ये कहाँ पे सूचीबद्ध किए गए? स्टॉक कन्वेंशन में। तो डर्टी डजन क्या है? दीर्घ स्थायी विषाक्त रसायनों का समूह है जो स्टॉकहोम कन्वेंशन में सूचीबद्ध किए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। C40 ये क्या है? वैश्विक महानगरों के महापौरों का एक नेटवर्क है। तो 40 क्या है? जो जलवायु संकट का सामना हेतु एकजुट होने वाले 40 शहरों के महापौरों, 40 शहरों के महापौर आते हैं इसमें। ठीक है, 2005 में इसका गठन किया गया था। हाल ही में अहमदाबाद जलवायु प्रत्यास्थ था और सतत विकास में तेजी लाने के लिए एक मेगा सिटी सदस्य के रूप में शामिल। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु पहले से शामिल है। अहमदाबाद को भी अब एक मेगा सिटी के रूप में इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। स्थायी तुषार। स्थायी तुषार कार्बन। स्थायी तुषार कार्बन को क्या कहते हैं? परमाफ्रॉस्ट कार्बन। स्थायी तुषार को क्या बोलते हैं? परमाफ्रॉस्ट कार्बन। स्थायी तुषार कार्बन यह स्थायी तुषार के पिघलने से उत्सर्जित CO2 और CH4 के कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि करता है। तो स्थायी तुषार जो कार्बन होता है वो CO2 और CH4 के कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि करता है। तो समझे आप स्थायी तुषार कार्बन क्या होता है। महासागरों का pH यहाँ पे दे रखा है, एक सीधा सा फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है। 8.1 वाले क्षारीय होते हैं, आपको पता है। 7 से कम वाले अम्लीय होते हैं, 7 के ऊपर वाले क्षारीय कहलाते हैं, 7 उदासीन होता है और 8.1 जो है महासागरों का। तो महासागरीय कैसे हो गए? क्षारीय हो गए, क्योंकि महासागरों का पानी जब हम पीते हैं तो कड़वा सा लगता है, और क्षार जो होता है ना वो कड़वा होता है थोड़ा सा स्वाद में। आगे देखते हैं। सभी महासागरों का pH मान वास्तव में 7.0 से कम हो जाना लगभग असंभव है। तो आप तो ये ध्यान रखना, महासागरों में 8.1 होता है और 7 से कम नहीं होता, अम्लीय नहीं हो सकते, मतलब कि ये। अगला देखिए आप, जलवायु महत्वाकांक्षा गठबंधन। तो इसमें वही है जो
हमारे कोप के अंदर बातें की जाती है, जैसे 2050 तक कार्बन तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य है, 1.5 डिग्री स्थिर करना है इसको टेम्परेचर को, और 120 देश प्लस EU भी इस पहल में शामिल है। जलवायु महत्वाकांक्षा गठबंधन में भारत ने बाहर होने का निर्णय लिया है इसमें, और 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के लिए प्रतिबद्ध। जीरो CO2 जलवायु महत्वाकांक्षा गठबंधन 2050 तक कार्बन तटस्थता प्राप्त करना है, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को लेकर के आना है, और भारत ने इससे बाहर रहने का निर्णय लिया है। ठीक है, किससे? जलवायु महत्वाकांक्षा गठबंधन। और इसमें लगभग 120 प्लस EU शामिल है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। CO2 उत्सर्जन, कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन होता है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान देता है चाइना, फिर है USA का नंबर, उसके बाद EU का नंबर आता है, और सबसे लास्ट में भारत। तो देखा आपने EU भी काफ़ी बड़ा रोल निभाता है इसमें, लेकिन सबसे ज़्यादा चीन CO2 में। सुपोषण की बात करते हैं। सुपोषण के समय क्या होता है? सुपोषण के समय क्लोरोफिल जो होता है ना, क्लोरोफिल, उसकी मात्रा में वृद्धि होती है। बाकी तो आपको पता ही है सुपोषण क्या होता है। सुपोषण आपको पता ही है कि जैसे कोई भी, अगर पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ वैसे, लेकिन लगभग पता होता है लोगों को। जैसे कोई ऐसे तालाब है या फिर जल का कोई ऐसा सोर्स है, उसके अंदर क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा पोषक पदार्थ बढ़ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग सुपोषण बोलते हैं। पोषक बढ़ने से क्या होता है ना, वहाँ पे जो पादप पल्लव होते हैं या फिर शैवाल जो होते हैं, उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और उनकी बहुत ज़्यादा मात्रा बढ़ जाती है, तो इसमें क्या होता है ना, उनकी मात्रा बढ़ने से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है वाटर के अंदर, और जो वहाँ के जो अंदर रहने वाली मछलियाँ हैं वो मरने लगती है। तो सुपोषण के कारण वैसा होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। मलेरिया, मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। मलेरिया होता है प्रोटोजोआ के कारण। आगे देखते हैं डेंगू मच्छर। डेंगू मच्छर जो है विषाणु जनित रोग है, और डेंगू किससे संचारित होता है? एडीज इजिप्टी और एडीज एल्बोपिक्टस से संचारित होता है। और डेंगू चिकनगुनिया, पीत ज्वर और जीवाणु वायरस के रोग वाहक है। कौन कौन से? अब तो ये ध्यान रखिए, डेंगू में सबको पता है डेंगू वायरस है, और एडीज इजिप्टी और एडीज एल्बोपिक्टस संचारित करता है, इसको ये ध्यान रखना है। एडीज इजिप्टी और एडीज एल्बोपिक्टस। आगे देखते हैं शून्य तरल निर्वहन, ये क्या होता है? शून्य तरल निर्वहन, ये जल उपचार का अभियांत्रिकी दृष्टिकोण है। जल उपचार का एक दृष्टिकोण है। समग्र जल की पुनः प्राप्ति की जाती है इससे, शून्य तरल निर्वहन से, और प्रदूषण को कम करता है ये, दक्षता को अधिकतम करता है। प्रदूषण को कम करता है और दक्षता को बढ़ाता है। शून्य तरल निर्वहन, शून्य तरल निर्वहन। वैश्विक मीथेन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। वैश्विक मीथेन संकल्प ये क्या है? CO2 के बाद सेकंड स्थान पर पाई गई ग्रीन हाउस गैस है ये। CO2 के बाद सेकंड नंबर पे जो ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे ज़्यादा योगदान देती है, कौन सी गैस है? मीथेन। भारत जो कि मीथेन उत्सर्जन का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत है, अभी तक इसका हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। जो वैश्विक मीथेन संकल्प है उसमें भारत ने सिग्नेचर नहीं किए हैं, भारत ने साइन नहीं किए हैं, भारत ने साइन नहीं किए हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, वैश्विक मीथेन संकल्प, इसका हस्ताक्षरकर्ता भारत नहीं है।
और देखते हैं 2030 तक मीथेन के उत्सर्जन को 2020 के स्तर से 30% तक कम किया जाना है। 2030 तक कितना कम करना है? 30% कम करना है इसका टारगेट। 2030 तक मीथेन का उत्सर्जन 30% कम किया जाएगा, लेकिन कब से? 2020 से। आधार वर्ष 2020 रखा गया है। और घोषणा इसकी किसने की है? यूएसए प्लस ईयू, यूएसए प्लस ईयू का है, मतलब भारत ने इसमें सिग्नेचर नहीं किया है। वाटर फुटप्रिंट के 3 प्रकार। वाटर फुटप्रिंट के 3 प्रकार होते हैं। पहला ग्रीन वाटर होता है। ग्रीन वाटर किसको बोलते हैं? ग्रीन मतलब जो एकदम वर्षा से प्राप्त हो रहा है हमें। ब्लू आप समझ गए, सतह या भौम जल वाला जो होता है उसको। और ग्रे होता है जल जिससे प्रदूषकों को हटाया जाता है और विशिष्ट जल गुणवत्ता मानकों को पूरा किया जाता है। तो देखा आपने, पहला तो गया ग्रीन वाटर जो तो हमें ऊपर से बारिश से प्राप्त हो रहा है। दूसरा देखा ब्लू वाटर जैसे ब्लू पॉलिसी किसके ऊपर होती है? महासागरों के ऊपर होती है ना, तो सतह या भूम जल जो होता है ना उसको बोलते हैं ब्लू वाटर। और ग्रे वाटर कौन सा होता है कि कोई जैसे प्रदूषित वाटर है और उसको क्या किया हमने? शुद्ध कर दिया वापस, तो वो हो गया ग्रे वाटर। आगे देखते हैं। तो जो विनिर्माता होते हैं वो अधिकतम 180 दिनों तक ही ई अपशिष्ट को संग्रहित कर सकते हैं। और राज्य नियंत्रक बोर्ड जो होता है, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो होता है, वो क्या कर सकता है? वो 365 दिन भी बढ़ा सकता है जब से पुनर्चक्रण किया जाए। तो विनिर्माता जो होता है वो अधिकतम 180 दिन तक ई अपशिष्ट को संग्रहित कर सकता है। और अगर इसको बढ़वाना है तो जो स्पेस पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है वो इसे 1 साल भी कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। मतलब 6 महीने हो गया विनिर्माता के पास, और अगर परमिशन ले लिया उसने स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, तो वो 1 साल तक इसको क्या कर सकता है? संग्रहित कर सकता है। आगे देख लेते हैं थोड़ा सा आशा के बारे में। आशा का गठन कब किया गया था? 2005 में। और आशा जो है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंतर्गत आती है और क्या करती है? प्राथमिक रूप से गांव की 25 से 45 आयु वर्ग की होनी चाहिए। और 10th क्लास इनकी जो है साक्षरता के लिए एक मापदंड रखा गया है, लेकिन अगर कोई 10th क्लास पास है नहीं या फिर मिलती नहीं है वैसी, तो इन नियमों में छूट भी दी जा सकती है। ग्रास रूट सोल्जर्स की रिपोर्ट देती है ये। और रोल ऑफ आशा इन कोविड मैनेजमेंट, आशा से संबंधित रोल ऑफ आशा इन कोविड मैनेजमेंट, आशा से संबंधित एक रिपोर्ट निकाली है। ग्रास रूट सोल्जर्स की रिपोर्ट दी है, रोल ऑफ आशा इन कोविड मैनेजमेंट। ठीक है, तो आशा से संबंधित नाम भी है इसमें, तो समझ जाएंगे आप। लेकिन कितने से आशा में कौन होती है? 25 से 45 वर्ग की महिलाएं आती है। 2005 से है, NRHM मिशन के अंतर्गत है, ये ध्यान रखने वाली बात है। इंडिया प्लास्टिक पैक्ट, प्लास्टिक के ऊपर पैक्ट आपने सुना है? आप एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत सुन रहे हैं, एनवायरनमेंट का एक पार्ट है प्लास्टिक। तो प्लास्टिक पैक्ट, इंडिया प्लास्टिक पैक्ट। देखिए भारत ऐसा पहला एशियाई देश है, भारत पहला एशियाई देश है इसमें। और क्या है इसके टारगेट्स? 2030 तक का लक्ष्य है इसका। कौन कौन से लक्ष्य है? कि प्लास्टिक पैकेजिंग को 100% पुनः प्रयोज्य योग्य बनाना। प्लास्टिक की पैकेजिंग ऐसी हो कि उसका 100% पुनः प्रयोज्य हो। ठीक है, पैकेजिंग के 50% को प्रभावी ढंग से पुनर्चक्रित करना। पैकेजिंग का जो 50% है को प्रभावी ढंग से पुनर्चक्रित करना। देखो जितना भी प्लास्टिक है उसका 100% हमें पुनः प्रयोज्य योग्य बनाना है, और पैकेजिंग जो है उसमें 50% को प्रभावी ढंग से पुनर्चक्रित करना है।
और 2030 तक व्यवसायियों को चक्रीय व्यवस्था की ओर संक्रमण करने में सक्षम बनाना है। स्टॉकहोम कन्वेंशन के लिए GEF नामित वित्तीय तंत्र है। तो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी नामित जो वित्तीय तंत्र है वो किसके लिए? स्टॉकहोम कन्वेंशन के लिए। CMS या बॉन सम्मेलन, ये क्या होता है? ये माइग्रेटरी स्पीसीज के लिए है। बॉन सम कन्वेंशन है, तो देख लेते हैं इसके बारे में। प्रवासी प्रजातियों को उनकी सीमा में संरक्षित करना इसका टारगेट है। एक अंतर सरकारी संधि है ये, और UNEP के तत्वाधान में संपन्न होती है। तो CMS क्या है? अंतर सरकारी है, UNEP के तत्वाधान में संपन्न है, और प्रभावी प्रजातियों को उनकी सीमा में संरक्षित करने के लिए लाया गया था। बायोरिमेडिएशन क्या होता है? बायोरिमेडिएशन गामा किरणों के बारे में। गामा किरण विस्फोट तो क्या होता है देखते हैं। गामा किरण विस्फोट गामा रेज जो विस्फोट है देखते हैं। दो ब्लैक होल के विलय से छोटे गामा किरण विस्फोट उत्पन्न होते हैं तथा बड़े तारे की जब मृत्यु होती है तो बड़े गामा किरण विस्फोट जो है उत्पन्न होते हैं। ये बातें ध्यान रखनी है। और जो गामा रेज विस्फोट है ऊर्जा सूर्य के पूरे जीवन काल की ऊर्जा से अधिक है। इसमें जो ऊर्जा है वो सूर्य का पूरा जीवन काल है उससे भी ज़्यादा होती है। और ये चमकीले उच्च ऊर्जा युक्त लघु गामा विकिरण है जो ब्रह्मांड में बड़े तारों के टकराव या उनकी मृत्यु पर उत्सर्जित होती है। तो देखिए, अगर दो ब्लैक होल है उनका विलय हो रहा है तो छोटे GRB बनेंगे, और अगर बड़े तारे की मृत्यु हो रही है तो उससे क्या होगा? उससे GRB उत्पन्न होंगे। ठीक है, तो बड़े तारे के टकराव या उनकी मृत्यु से बड़े से तो कौन सी होगी? बड़ी GRB उत्पन्न होगी। और छोटे से कौन सी होगी? छोटी GRB। मतलब गामा रेज ब्लास्ट। और कॉम्पैक्ट बाइनरी मंजर प्लस किलोनोवा उत्सर्जन दोनों एक साथ घटित। कॉम्पैक्ट बाइनरी मंजर प्लस किलोनोवा उत्सर्जन दोनों एक साथ घटित। इसमें दो चीज़ें एक साथ घटित होती है, एक तो किलोनोवा उत्सर्जन और एक कॉम्पैक्ट बाइनरी मर्जर। कॉम्पैक्ट बाइनरी मर्जर और किलोनोवा उत्सर्जन दोनों एक साथ घटित होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्बी नॉट इन माई बैकयार्ड बेसल कन्वेंशन की बातचीत के खिलाफ है। अपशिष्ट डंपिंग का भी प्रतिरोध करता है ये। नॉट इन माई बैकयार्ड अपशिष्ट डंपिंग का प्रतिरोध करता है। बेसल कन्वेंशन की बातचीत के खिलाफ है ये। मानक व लेबलिंग कार्यक्रम, ये क्या होता है? मानक व लेबलिंग कार्यक्रम किसने चलाया है? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने। और BE स्टार रेटिंग कार्यक्रम स्वैच्छिक चरण में है। राष्ट्रीय सौर मिशन या जवाहरलाल नेहरू सौर मिशन, इसके बारे में जानते हैं। 3 चरणों में है ये। एक तो 2012-13, दूसरा 13 से 17 और अब 17 से 22 तक 100 गीगावाट ऊर्जा क्षमता पहले यह काफ़ी कम रखा गया था, लेकिन 2022 तक इसे 100 गीगावाट की बात की गई है। राष्ट्रीय सौर मिशन जो है उसमें सौर सेल की लगभग 2 गीगावाट क्षमता का उत्पादन वार्षिक
पॉलीसिलिकॉन सामग्री के लिए समर्पित विनिर्माण क्षमता स्थापित करना। बस आपको इसमें यही ध्यान रखना है, जो राष्ट्रीय सौर मिशन है उसमें 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा का टारगेट था, उसमें 40 तो रूफटॉप से और 60 ग्रिड से प्राप्त करनी थी। 3 चरणों का मिशन ये है, ये 2012-13 हो गया, 13 से 17 हो गया। और देखते हैं कोयला गैसी जल उपचार, अपशिष्ट जल उपचार जो है उसकी कुछ विधियाँ दे रखी है यहाँ पे। जैसे अपशिष्ट जल है उसके उपचार के लिए हम उसे कैसे सिद्ध कर सकते हैं, अवसादन के द्वारा, स्कंदन, निस्यंदन, कीटाणु शोधन, मर्दूकरण और वातन। अपशिष्ट जल उपचार के लिए हम वातन हमने एक बार पहले भी पढ़ा था जल के उपचार में, कब में, जब हम रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन की बात कर रहे थे। मर्दूकरण, कीटाणु शोधन, निस्यंदन, स्कंदन, अवसादन, ये सभी अपशिष्ट जल के उपचार के तरीके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कोयला गैसीकरण की। कोयला गैसीकरण जो है ये क्या होता है, थर्मो रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें गैसीफायर का दाब और उष्मा कोयले को सिंथेटिक गैस में विघटित कर देती है। तो कोयला किस में विघटित हो जाता है, सिंथेटिक गैस में। और ये जो सिंथेटिक गैस है ये स्वच्छ प्रौद्योगिकी कहलाएगी, इसका दहन कुशल होता है, कोयला गैसीफायर जो होता है इसका। और जो सिन गैस होती है इसका उपयोग भी कई जगह होता है, जैसे यूरिया में इसका प्रयोग होता है, विभिन्न प्रकार के उत्पादों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये कोयला गैसीकरण स्वच्छ प्रौद्योगिकी है, ध्यान में रखना है। ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम, इसके बारे में देखते हैं। इसको वित्त कौन दे रहा है, ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम को? ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के द्वारा इसको फंड दिया जा रहा है। नेतृत्व इसका कर रहा है कौन, वर्ल्ड बैंक। और इसमें अवैध शिकार, तस्करी, मांग से निपटने के लिए वैश्विक साझेदारियों में से एक है। अब वाइल्ड लाइफ है तो वाइल्ड लाइफ का ही प्रोटेक्शन करेगी ना, WGF इसको पोषित करता है और नेतृत्व वर्ल्ड बैंक द्वारा किया जा रहा है, मोटा मोटा ध्यान रखना है। आगे देखते हैं समताप मंडल के बारे में। समताप मंडल जो है इसकी ऊंचाई पर निम्न तापमान महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह तरल व ठोस ध्रुवीय समताप मंडलीय बादलों के निर्माण में सहायता करता है। समताप मंडल की ऊंचाई पर निम्न तापमान महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह तरल व ठोस ध्रुवीय समताप मंडलीय बादलों के निर्माण में सहायता करता है। ध्रुवीय भंवर के विभाजन से ओजोन का निर्माण होता है। ध्रुवीय भंवर जो होता है उसके विभाजन से ओजोन का निर्माण होता है। ध्रुवीय भंवर आप बताओगे कमेंट करके, ध्रुवीय भंवर क्या होता है? ध्रुवीय भंवर क्या होता है? ठीक है। और अगर निम्न तापमान, दो चीज़ें अच्छी रहती है समता, मतलब बात, एक तो ओजोन निर्माण के लिए तो कौन सी चीज़ ठीक रहती है, ध्रुवीय भंवर। और बादल के निर्माण के लिए समताप मंडल में कौन सी चीज़ रहती है, कम टेम्परेचर। बस ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है, अगर कहीं आ जाता है ऑप्शन में तो एलिमिनेट कर देना है फटाफट। अगला देखते हैं पब्लिसिटी राइट्स। पब्लिसिटी राइट्स क्या होता है? व्यापार चिन्ह 1999 और प्रतिलिपि अधिकार 1957 से शासित होते हैं। व्यापार चिन्ह 1999 और प्रतिलिपि अधिकार 1957, इन दोनों से ये शासित होते हैं पब्लिसिटी राइट्स। सल्फर हेक्साफ्लोराइड ये क्या है? ज्ञात सबसे प्रभावकारी ग्रीन हाउस गैस माना जाता है इसको। इसका जो प्राकृतिक स्रोत है वो नगण्य है।
यह स्थिर होती है, गैर विषाक्त होती है, गैर ज्वलनशील व इसका विद्युत ऋणात्मक है। यह विद्युत उपकरण में मैग्नीशियम प्रगलन क्षेत्र से निकलती है शायद। SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड उत्सर्जन के सोर्स है। क्या सोर्स है? विद्युत उपकरण व मैग्नीशियम प्रगलन क्षेत्र। ठीक है, तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड ध्यान में रखना है। अब ज्ञात सबसे प्रभावकारी ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन इसके सोर्स बहुत कम है। ये विद्युत उपकरण और मैग्नीशियम प्रगलन क्षेत्रों से ही निकलती है। UNCCD मरुस्थलीय और सूखे के प्रभावों के शमन हेतु स्थापित एकमात्र कानूनी बाध्यकार, एकमात्र ये ध्यान रखना है, जो डेजर्टिफिकेशन है उससे रिलेटेड एकमात्र ये कानूनी रूप से बाध्यकारी संस्था है। और LDN लक्ष्य निर्धारण कार्यक्रम, ये जो कार्यक्रम चला रहा है ये एक तो है LDN लक्ष्य निर्धारण कार्यक्रम भूमि क्षरण तटस्थता, एक है LDN फंड, ये भी भूमि क्षरण तटस्थता से संबंधित फंड हो गया। ग्लोबल लैंड आउटलुक और लैंड फॉर लाइफ प्रोग्राम भी चला रहा है। लैंड फॉर लाइफ, तो ये लैंड वाले जो प्रोग्राम है ये कौन चला रहा है? UNCCD डेजर्टिफिकेशन वाला। ठीक है, आगे देखते हैं बायोमास नगरीकरण। उतनी ही मात्रा में CO2 उत्सर्जन जितना जीवाश्म ईंधन का दहन करने से होता है। नगरीकरण, मुझे क्या लिखा हुआ है समझ में नहीं आ रहा मुझे खुद, सॉरी, बट देखते हैं। इसको छोड़ते हैं अभी। विट्रो कंपोस्टिंग के बारे में जानते हैं। भारत में कंपोस्टिंग की सबसे सामान्य प्रक्रिया है विट्रो कंपोस्टिंग, जिसमें मुख्य रूप से वायवीय अपघटन के माध्यम से जैविक ठोस अपशिष्टों का स्थिरीकरण किया जाता है। विट्रो कंपोस्टिंग से क्या करते हैं? जो जैविक ठोस अपशिष्ट उनका क्या किया जाता है? उनका स्थिरीकरण किया जाता है। जैविक ठोस स्थिरीकरण, जैविक ठोस अपशिष्टों का स्थिरीकरण किया जाता है विट्रो कंपोस्टिंग के माध्यम से। एक होता है वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग की तुलना में ज़्यादा अपशिष्ट निपटान विट्रो कंपोस्टिंग से, क्योंकि ये सामान्य प्रक्रिया है हमारे यहाँ पे, और यह जैविक सामग्री को वायवीय रूप से जैव न्यूनीकृत करने की एक प्रक्रिया है। जैविक सामग्री के लिए तो वर्मी कंपोस्टिंग, और जो जैविक ठोस अपशिष्ट होते हैं उसके लिए विट्रो कंपोस्टिंग। ठीक है, दोनों वायवीय रूप में अपघटित होते हैं, जैव न्यूनीकृत करने की प्रक्रिया है, और ये ठोस अपशिष्ट का स्थिरीकरण करने की प्रक्रिया है। लेकिन ज़्यादा किसके द्वारा किया जाता है? विट्रो के द्वारा। पवन ऊर्जा दो प्रकार की जो पवन ऊर्जा है उसके बारे में कर लेते हैं। अपतटीय और तटवर्ती जो पवन ऊर्जा होती है उसमें यहाँ पे कंपेयर किया गया है। तो जो अपतटीय होती है ये तो खुले और उथले जल क्षेत्र में होती है, आमतौर पर महासागरों में, मतलब उथले व खुले जल क्षेत्रों में। और लक्ष्य है इसका 2022 तक 5 गीगावाट और 2030 तक 30 गीगावाट। और जो तटवर्ती होती है यह भूमि पर स्थित पवन टरबाइन द्वारा उत्पन्न होती है। राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति 2015 में आई है, और 200 समुद्री मील EEZ तक अपतटीय पवन ऊर्जा के विकास के लिए प्रावधान है। 200 EEZ। और MNRE इसका नोडल मंत्रालय है। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान नोडल एजेंसी, राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान इसकी नोडल एजेंसी है। नोडल एजेंसी कौन है? पवन ऊर्जा संस्थान।
नोडल मंत्रालय कौन है? MNRE। बायोचार क्या होता है? बायोचार पायरोलिसिस प्रक्रिया के दौरान निर्मित ऑक्सीजन की कमी में रासायनिक अपघटन जो होते हैं। पायरोलिसिस मृदा उपजाऊ, कार्बन पृथक्करण व कार्बन सिंक के रूप में उपयोगी है। ऑक्सीजन की कमी में रासायनिक अपघटन के दौरान निर्मित होता है। पायरोलिसिस प्रक्रिया के दौरान इसको बोलते हैं पायरोलिसिस प्रक्रिया। पायरोलिसिस प्रक्रिया क्या होती है? ऑक्सीजन की कमी में रासायनिक अपघटन से मृदा उपजाऊ होती है और कार्बन पृथक्करण व कार्बन सिंक के रूप में उपयोगी है। 13 to 30 टारगेट से ये किसका टारगेट है? 2030 तक विश्व की 30% भूमि और महासागरों को संरक्षित करना है। कहाँ पे हुआ था ये? मॉन्ट्रियल में हुआ था, COP 15 में, मॉन्ट्रियल। पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जो है, इसी में 13 to 30 लक्ष्य प्राप्त वो निर्धारित किया गया था। ठीक है, 22 लक्ष्य थे इसमें। पोस्ट 2020 बमाको देखते हैं, अफ्रीकी देशों का है ये और बेसल के आधार पर तैयार किया गया है और खतरनाक अपशिष्टों के आयात को प्रतिबंधित करता है। रेडियोधर्मी से जो खतरनाक अपशिष्ट है उनको प्रतिबंधित करता है और बमाको आया था 1998 में। आगे देखते हैं UNEP, हरित अर्थव्यवस्था पहल की शुरुआत। UNEP जो है हरित अर्थव्यवस्था पहल की शुरुआत है और वित्त पोषण इसका होता है EU, जर्मनी, नॉर्वे। हरित अर्थव्यवस्था पहल की शुरुआत UNEP ने क्या कहा? हरित अर्थव्यवस्था पहल की शुरुआत की है और इसका वित्त पोषण होता है नॉर्वे, जर्मनी और EU। परिसंकट में जो अपशिष्ट होता है उसमें कौन से आता है? उसमें रेडियोधर्मी वाले अपशिष्ट भी आते हैं। और पोत परिचालन से उत्पन्न अपशिष्ट शामिल नहीं आते हैं। परिसंकट में अपशिष्ट में ठोस अपशिष्ट तो हमने बात की थी परिसंकट में और अपशिष्ट वाले में, लेकिन इसमें क्या नहीं आते? रेडियोधर्मी अपशिष्ट नहीं आते हैं परिसंकट में रेडियोधर्मी शामिल नहीं होते हैं इसमें। और पोत परिवहन से रिलेटेड जो चीज़ें होती है, पोत परिवहन, ये पोत परिचालन से उत्पन्न अपशिष्ट शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, तो परिसंकट में अपशिष्ट में क्या शामिल नहीं होते? ध्यान रखना है, एक तो रेडियोधर्मी, एक पोत परिचालन से उत्पन्न अपशिष्ट शामिल नहीं होते हैं। CPCB, ये CPCB की स्थापना जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में आया था, ये तो पता ही है, 1974 में आया था। एयर वाला कब आया था? 1981 में आया था। एनवायरनमेंट वाला कब आया था? 1986 में आया था। फॉरेस्ट वाला कब आया था? 1980 में आया था। मोटा मोटा ध्यान रखना है जो इम्पोर्टेंट कन्वेंशन है उनका। तो एलालाइट और एल की स्टेटोनाइट। एलालाइट और एल की स्टेटोनाइट क्या है? खनिज है। कहाँ पे मिला? उल्का पिंड पे मिला। इतना ही ध्यान रखना है कि खनिज है। एलालाइट और एल का स्टेटोनाइट खनिज है जो सोमालिया में मिले हैं और ये पहले कभी नहीं देखे गए हैं। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण के नियम आए हैं 2000 में। शैक्षणिक संस्थानों के आसपास के 100 मीटर के दायरे में शांत परिक्षेत्र घोषित किया गया
घोषित किया जा सकता है 100 मीटर। जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनके 100 मीटर के दायरे में आप सिंधुजा 1, यह आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित एक महासागरीय तरंग ऊर्जा जनरेटर है। सिंधुजा 1 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका इंपॉर्टेंट आप लगा लीजिए क्योंकि अक्सर पूछा जाता है। ऑयल जेपर और ओइलीवोरस टेरी द्वारा विकसित एक बैक्टीरियल कंसोर्टियम है। ये कच्चे तेल प्लस तेलीय पंख का अपघटन करता है। कच्चे तेल और तेलीय पंख का 5 अलग अलग बैक्टीरियल स्ट्रेंस का एक मिश्रण है। 5, और उसमें क्या है, एक अतिरिक्त बैक्टीरियल स्ट्रेंस आता है ओलिवोरस एस में। दोनों का इस्तेमाल सहिष्तान्य किया जाता है। समाधान पूर्ण है क्योंकि संदूषक एवं एक पर्यावरणीय माध्यम से दूसरे में स्थानांतरित नहीं होते हैं। सहिष्तान्य है दोनों प्रक्रिया ऑयल जेपर और ओइलोवोरस टेरी प्लस IOCL का मिला जुला मतलब मिल करके करा था। इसमें एक स्ट्रेंस एक्स्ट्रा ऐड होता है आई थिंक। इसमें 5 स्ट्रेंस का एक मिश्रण है, बैक्टीरियल स्ट्रेंस होते हैं ये। ऑयल जेपर की तुलना में ओइलोवोरस एस में एक अलग अतिरिक्त बैक्टीरियल स्ट्रेंस होता है जो इसे उच्च सल्फर युक्त कच्चे तेल और पंख का उपचार करने में प्रभावी बनाता है। ओइलीवोरस और ऑयली जेपर ओइलीवोरस प्लस ये जो सल्फर होता है तथा अम्लीय पंख का उपचार करने वाले मिश्रण को ओइलीवोरस ए कहते हैं। कहना यही ध्यान रखना, ओइलीवोरस एस क्या हो गया, कोई ना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ध्यान रखना है। इसमें एक स्ट्रेंस एक्स्ट्रा होता है। राइजोफिल्ट्रेशन क्या होता है? राइजोफिल्ट्रेशन इसमें जो प्रदूषित जलीय धाराओं से भारी धातुओं को अवशोषित करने और उनका सांद्रण करने के लिए पादपों की जड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक पादप आधारित तकनीक है जहां हाइड्रोपोनिक रूप से उगाए गए पादपों की जड़ें फिल्टर के रूप में कार्य करती है। हाइड्रोपोनिक रूप से जो पादप उगाए जाते हैं उनकी जड़ें फिल्टर के रूप में कार्य करती है। जलीय धाराओं से भारी धातुओं को अवशोषित करने के लिए राइजोफिल्ट्रेशन तकनीकी अपनाई गई है। इसमें क्या है, पादपों का प्रयोग करते हैं हम लोग जो हाइड्रोपोनिक रूप से उगाए जाते हैं, उनका प्रयोग हम फिल्ट्रेशन के लिए करते हैं, भारी धातुओं के फिल्ट्रेशन के लिए जलधाराओं में। तो देखिए, एक तो ऐसे पौधों में हो गया जलकुंभी, डकविड, ये तो जलीय पादप हो गए। जलकुंभी, डकविड जैसे राइजोफिल्ट्रेशन में काम आते हैं। और तंबाकू हो गया, सूरजमुखी हो गया, पालक, राई, सरसों, ये स्थलीय पादप है जो राइजोफिल्ट्रेशन का काम करती है। तो देखो, सरसों ये राइजोफिल्ट्रेशन में काम आती है, राई हो गया, पालक हो गया, सूरजमुखी हो गया, तंबाकू हो गया, और भी पेड़ है। आर्कटिक और अंटार्कटिका अगर हम बात करें तो ज़्यादा ओजोन का क्षरण कहाँ पर हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है अंटार्कटिका में। मोटा मोटा भी ध्यान रख सकते हैं, अंटार्कटिका बड़ा नाम है, ज़्यादा शब्द है ना, तो ओजोन का ज़्यादा क्षरण यही हो रहा है आर्कटिक की तुलना में। एक कंपैरिजन है हल्का सा। लूसोफोन, लूसोफोन किसको बोलते हैं? लूसोफोन बोलते हैं पुर्तगाली भाषा के जो लोग होते हैं ना, उनको लूसोफोन। आंध्र प्रदेश में जो लाल बालू के टिब्बे होते हैं उनको बोलते हैं एरामट्टी डिब्बालू। बालू के जो टीले होते हैं उनको बोलते हैं एर्रामट्टी बालू डिब्बालू।
आगे देखते हैं, जल विद्युत के ऊपर बात करते हैं। जल विद्युत, पहली जल विद्युत जो आई थी वो आई थी दार्जिलिंग में। पहली जल विद्युत कहाँ लगी थी? जल विद्युत परियोजना जो होती है दार्जिलिंग, और सबसे बड़ी जो है टिहरी पे। भारत जल विद्युत उत्पादन में विश्व में कौन सा नंबर पे है? 5वें नंबर पे है। और जो शीर्ष उत्पादन है वो है चीन। चीन कोयले के उत्पादन में भी शीर्ष पे है, ध्यान रखना है। वो सॉरी, CO2 के एमिशन में। फिर ब्राज़ील, फिर USA, फिर कनाडा। तो चीन सबसे ज़्यादा जल विद्युत, आजकल चीन काफ़ी चीज़ों में आगे निकल गया है अमेरिका से भी। जल विद्युत परियोजना में फिर ब्राज़ील है, फिर USA है, और फिर कनाडा है। फिशिंग, फर्जी संदेश भेजकर जानकारी प्राप्त करना फिशिंग कहलाती है। फर्जी संदेश भेजकर जानकारी प्राप्त करना। इंफ्रास्ट्रक्चर पर दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर पर इंस्टॉल भी किया जाता है। रेंसमवायर क्या होता है? दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर होता है जो निशाना बनाए गए संगठन के उपयोगकर्ताओं की उनकी IT सिस्टम तक एक्सेस को प्रतिबंधित करता है। फिशिंग हो गया कि फर्जी संदेश भेजकर जानकारी प्राप्त करता है। रेंसमवायर हो गया, दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर है ये। और एक हो गया हैशिंग, सामग्री को समराइज करते हुए फिक्स्ड लेंथ वैल्यू उत्पन्न करता है। ये ज़्यादा खास नहीं लग रहा है। रेडॉन गैस, इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। रेडॉन गैस क्या है? घरेलू वायु प्रदूषक है। घरेलू वायु प्रदूषक है। रेडॉन गैस क्या है? घरेलू वायु प्रदूषक है, और ये मानव DNA को नुकसान पहुंचाता है। सीलिंग फर्श, मौजूदा भवनों में रेडॉन के स्तर को कम कर सकते हैं। सीलिंग फर्श जो है इसको कम कर सकते हैं। सीलिंग फर्श इसको कम कर सकते हैं। सभी चट्टानों और मृदाओं में पाया जाता है। सभी चट्टानों और मृदाओं में पाया जाता है। यूरेनियम के प्राकृतिक रेडियोधर्मी क्षय से उत्पन्न जो सभी चट्टानें और मृदाएं हैं उनमें पाया जाता है। यूरेनियम के प्राकृतिक रेडियोधर्मी क्षय से उत्पन्न, यूरेनियम के प्राकृतिक रेडियोधर्मी क्षय से भी उत्पन्न होता है। ये घरेलू प्रदूषक है। सीलिंग फर्श से इसको कम किया जा सकता है, और मानव DNA को नुकसान पहुंचाता है रेडॉन गैस। बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 जो आए थे उसके बारे में जान लेते हैं। ये सभी प्रकार की बैटरी को शामिल कर रहा है। EPR की अवधारणा पर कार्य करता है, और सभी बैटरी के पुनर्चक्रण को अनिवार्य बनाता है तथा लैंडफिल तथा भस्मीकरण पर रोक लगाता है। बैटरियों के लैंडफिल और भस्मीकरण पर रोक लगाता है, और कहता है कि जितनी भी बैटरियां उन सबका क्या होना चाहिए? पुनर्चक्रण कंपलसरी कर दिया। और ऑनलाइन पोर्टल भी एक बनाया गया। तो बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम में क्या है कि जो बैटरियां है उनका आप भस्मीकरण नहीं कर सकते, आपको 100% इनका क्या करना पड़ेगा? पुनर्चक्रण करना पड़ेगा। बस इतना ध्यान रखना है। छोलुंग सुक्पा, अहोम साम्राज्य की स्थापना की। छोलुंग सुक्पा अहोम साम्राज्य से संबंध रखता है। असम दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। असम दिवस होता है 2 दिसंबर को। छोलुंग सुक्पा, अहोम साम्राज्य की स्थापना। इस बार मुझे लग रहा है ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से हो सकते हैं, जैसे राजस्थान हो गया अपना, और जहाँ जहाँ इलेक्शन फ़िलहाल हुए हैं वहाँ से क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी वहाँ पे जो है लोग गए थे। जैसे नरेंद्र मोदी जी भी कई जगहों पे यात्रा की थी, वहाँ के कल्चर को अडोप्ट करा था, तो वहाँ से कुछ क्वेश्चन कुछ कल्चर बेस्ड बन सकते हैं, थोड़ा ध्यान में रखना है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो 2001 में स्थापना हुई थी इसकी।
ऊर्जा संरक्षण एक्ट के तहत ऊर्जा मंत्रालय के अधीन है, कार्यरत एक एजेंसी है ये। और इसके द्वारा संचालित योजना कौन कौन सी है देखते हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता मिशन, कौन चला रहा है? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता, मानक और लेबलिंग, ये भी ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ही चला रहा है। और म्युनिसिपल डिमांड साइट मैनेजमेंट कार्यक्रम, कृषि मार्ग प्रबंधन योजना। मेथेमोग्लोबिनेमिया, ये क्या है? इसे ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं। किससे होता है? नाइट्रेट संदूषक से होता है। और गंभीर रक्त विकार है ये बच्चों में जो होता है, ब्लू बेबी से आप समझ सकते हैं। और रक्ताल्पता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है इससे, रक्ताल्पता, गंभीर रक्त की बीमारी। और क्या होता है इसमें? रक्ताल्पता। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम 2019 में शुरू किया गया है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। इसमें देखिए PM10, PM 2.5 की सांद्रता में 20% कमी लानी है। PM10 और PM 2.5 में 20% की कमी लानी है। आधार वर्ष है इसका 2017। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम उद्देश्य 2026 तक पार्टिकुलेट मैटर की सांद्रता में 40% की कटौती करना। पार्टिकुलेट मैटर की सांद्रता में 40% की कटौती करना लक्ष्य है। यह पहले 20 से 30% था। देश के चुनिंदा 132 शहरों में लागू। न कि सभी टायर सेकंड और थर्ड में। डबलिंग सिद्धांत जल को आर्थिक वस्तु की मान्यता देता है और 1992 में आया था डबलिंग सिद्धांत, 1992 में, और आयरलैंड में। जल को आर्थिक वस्तु के रूप में कौन मानता है? डबलिंग सिद्धांत। डबलिंग सिद्धांत कब आया था? 1992 में, आयरलैंड में। ठीक है, तो फाइनली एनवायरनमेंट के जो बेसिक और स्पेशल एनवायरनमेंट को टारगेटेड जो टेस्ट पेपर है विजन के, हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो भी आएंगे वो थोड़े मिक्स्ड में आएंगे, जैसे ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट का मिक्स्ड, उसको भी हम जल्दी कंप्लीट करवा देंगे। वैसे जो कोर एनवायरनमेंट है वो आपका कंप्लीट हो गया है, जितने भी टेस्ट है। अब एक बार आप स्टैटिक और देख लीजिए, उसके बाद एनवायरनमेंट ख़त्म हो जाएगा। अब स्टैटिक आपको अपने सोर्स से पढ़ना है, ठीक है।